हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट। एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। तो आपका टॉपिक चल रहा था ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद से संबंधित हम प्रश्न देख रहे थे एंड ऋग्वेद का जो यह टॉपिक है या इस टॉपिक का यह जो वीडियो है वो सेट नंबर 4 है। ओके, इससे पहले मैं इसी टॉपिक का सेट नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट करा दिया है। आपको बता दें आपके ज्ञान इन्फॉर्मेशन के लिए, देखिए यहाँ जो भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। काफ़ी बार एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन अलग अलग कम्पिटिटिव एग्ज़ामों में बार बार देखने को मिले हैं। इस प्रकार से यह जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग को यहाँ बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखना है। एंड आपको बता दें मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेकर आती हूँ और उस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन को आपको सेट वाइज प्रोवाइड कराते रहते हैं। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए या वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। अब देखिए 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, इसमें से जो राइट ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो राइट ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है ए, 2वें मंडल से 7वें मंडल तक, ठीक है। 2वें मंडल से 7वें मंडल तक आपको गोत्र मंडल कहा जाता है। 6 मंडलों को वंश मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है, तो 2 से 7वें मंडल तक के मंडल को क्या कहा जाता है, गोत्र मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज कह रहा है किस वेद में जादुई माया और वशीकरण क्या कह रहा है मैजिकल कर्व्स एंड स्पेल्स का वर्णन है। तो यहाँ देखेंगे, ध्यान देंगे तो यहाँ देखिए आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। तो इसमें से जो राइट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है अर्थवेद। तो किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, ठीक है। तो आपको देखने को मिला होगा कि जो अर्थवेद है उसमें जादुई माया और वशीकरण करने का वर्णन है अर्थवेद में। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी बार अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बार बार देखने को मिले हैं। अब ये भी शब्द कई बार आया है कि आर शब्द इंगित करता है या आर शब्द का अर्थ क्या होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है, पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन यहाँ देखिए ए, बी, सी एंड डी दिया गया है। तो आपको बताते हैं जो गोत्र यहाँ आर शब्द जो होता है, आर शब्द का जो अर्थ होता है या इंगित करता है या श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है, किसे, श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पूछ रहा है, कह रहा है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ये भी एग्जाम के पॉइंट भी आपसे ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो देखिए यहाँ ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको कह रहा है ऋग्वेद में, ठीक है, यहाँ कुल मंडल नहीं पूछा, यहाँ ऋग्वेद में पूछ रहा है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में आपको देखने को मिलेगा कि जो ऋग्वेद है उसमें आपको 10 मंडल देखने को मिलेंगे। इस तरीके से यहाँ डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो आर्य हैं भारत में संभवतः आए थे। जी हाँ, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलता है। जो आर्य थे भारत में संभवतः आए थे, तो कहाँ से आए थे या कहाँ के रहने वाले थे। तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से कि अन्य क्षेत्रों से। तो आपको बता दें जो आर्य थे वो भारत में संभवतः कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। कहाँ, मध्य एशिया से आए थे। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल रहा है, कह रहा है कि कौन सा वेद अस्तःगत, क्या कह रहा है, अंतःगत रूप में रचित है। तो देखिए ऑप्शन ए है, बी है, सी है एंड डी है। तो आपका राइट ऑप्शन इसमें से कौन सा हो जाएगा, यजुर्वेद। क्या हो जाएगा, यजुर्वेद। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सभा और समति प्रजापति की 2 पुत्रियाँ थी। कौन, सभा और समति जो हैं वो प्रजापति की 2 पुत्रियाँ थी। इनका जो उल्लेख है वो किस वेद में मिलता है। तो देखिए आपका ऑप्शन यहाँ कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए है, बी है, सी है एंड डी है। तो जो यहाँ सभा और समति थी किसकी, प्रजापति की 2 पुत्रियाँ थी, इनका जो उल्लेख है वो किस वेद में देखने को मिलता है, वो अर्थवेद में देखने को मिलता है। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि ऋग्वेद युग
की प्राचीनतम संस्थान कौन सी थी? ठीक है, तो ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम जो संस्था थी वो कौन सी थी? आपको बता दें, सभा नहीं, समिति बिल्कुल नहीं, विदत थी। क्या थी? विदत थी। तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है, समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखने को आप सभी को मिल रहा होगा कि कह रहा है कि ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन था? ठीक है, अगर इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो फटाफट बताएं, कमेंट करें कि ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है। तो ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? यहाँ ऑप्शन ए है, बी है, सी है एंड डी है। तो जो राइट ऑप्शन है वो है आपका शतपथ ब्राह्मण। क्या? शतपथ ब्राह्मण। तो ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन था? शतपथ ब्राह्मण था। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो गोत्र जो व्यवस्था थी वो प्रचलन में कब आई थी? क्या ऋग्वेद काल में आई थी, कि उत्तर वैदिक काल में, कि महाकाव्य काल में, कि शूद्र काल में? तो यहाँ आपको पता चल गया होगा, जो गोत्र व्यवस्था है उसका प्रचलन उत्तर वैदिक काल में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, कह रहा है कि अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? ठीक है, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? तो आपको ये क्वेश्चन लूसेंट में भी देखने को मिला होगा, जो अनुलोम विवाह होता था उसका अर्थ क्या है। देखिए, बुक अच्छे से स्टडी कर लें, फिर उसके बाद में प्रैक्टिस सेट लगाएं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखें कि किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाय द वे, वैसे तो मैं सारे टॉपिक क्लियर करवाती हूँ, टॉपिक वाइज वो भी बताती हूँ कि किस टॉपिक के कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण के नारी के साथ विवाह, इसी को क्या कहा जाता है? अनुलोम विवाह। क्या? अनुलोम मतलब उच्च वर्ण का जो पुरुष होगा वो निम्न वर्ण की नारी के साथ क्या करेगा? विवाह करेगा, इसी को अनुलोम विवाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था। तो प्रतिलोम विवाह माना जाता था, क्या माना जाता था? यहाँ उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण नहीं, ये तो आपका क्या था? उच्च वर्ण पुरुष वाला जो था ऊपर में नहीं बताया था, अनुलोम का था। यहाँ जो होता है वो ऑप्शन यहाँ प्रतिलोम विवाह क्या माना जाता था कि जब उच्च वर्ण नारी निम्न वर्ण, यहाँ देखिए उसका उल्टा हो गया प्रतिलोम, वहाँ उच्च वर्ण का पुरुष होता था, निम्न नारी के साथ करता था। बट यहाँ प्रतिलोम में जो उच्च वर्ण नारी होगी वो निम्न वर्ण पुरुष के साथ विवाह कर लेती है, इसी को प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक युग में यव कहा जाता था? तो कहा जाता था किसे? गेहूं, जौ, चावल, कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें, यहाँ आपको बता दें, जौ को क्या कहा जाता है? यव कहा जाता था, यव कहा जाता था। अगला प्रश्न यहाँ है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। व्रीहि शब्द का किसके लिए यूज़ हुआ है? तो चावल के लिए हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आ चुका है कि अर्थ कह रहा है अथर्व का अर्थ है। तो अथर्व का जो अर्थ होता है वो क्या है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है पवित्र जादू। तो ए ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। जो अर्थ अथर्व है उसका जो अर्थ है वो पवित्र जादू होता है। इस तरीके से ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ आपको मैचिंग करना है। तो मैचिंग करने वाले में क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछ लेता है, जैसे फर्स्ट सूची एंड सेकेंड सूची दे दिया गया है। फर्स्ट सूची में शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त, छंद दिया गया है। आपको मैचिंग करना है, सूची सेकंड से करना है। तो सेकंड में दिया गया है ध्वनि शास्त्र, कर्मकांड, शब्द उत्पत्ति व्युत्पत्ति शास्त्र, भाषा शास्त्र इत्यादि। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए ऑप्शन देखिए 1 दिया गया है, 2 दिया गया है, 4, 3 ऐसे ही दिया गया है। तो इसमें से देखिए कौन सा राइट हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए मैचिंग में क्या किया गया है, जो ए शिक्षा था इसे आपका ध्वनि शास्त्र से मैच किया गया है। कल्पसूत्र जो था इसे कर्मकांड से मैच किया गया है। निरुक्त को आपका जो सी है उससे आपका थर्ड से शब्द उत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से मैचिंग किया गया है। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखने को मिल रहा था। तो यहाँ कह रहा है प्राचीनतम व्याकरण। अब देखिए प्राचीनतम जो व्याकरण था क्या था कि अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। तो अष्टाध्यायी के जो रचनाकार हैं ऑप्शन गौतम, कपिल, पतंजलि, पढ़नी। तो पढ़नी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पढ़नी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो इसमें से जो बहुत ही
प्राचीनतम स्मृति है वो कौन सी है? ऑप्शन ए है मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति और पराशर स्मृति। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन देखने को मिला है मनु स्मृति। तो मनु स्मृति जो है वो प्राचीनतम स्मृति मानी जाती है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिला है, प्राचीनतम ये स्मृति वाला। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की जो संज्ञा है वो किसे दी जाती है? रामायण को दी जाती है। किसे दी जाती है? रामायण को दी जाती है। फिर से रिपीट कर देते हैं कि रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन आ चुका है सेट नंबर 4 का कि प्राचीनतम पुराण है। तो आपको बता दें ऑप्शन ए है मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण। तो इसमें से आपको बता दें जो प्राचीनतम पुराण है वो मत्स्य पुराण है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपको बता दें यह सेट नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन था। अभी ये टॉपिक चल रहा है। इसी टॉपिक के सेट नंबर 5 के साथ मिलेंगे। देखिए ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस टॉपिक से काफ़ी बार अलग अलग क्वेश्चन एग्जाम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। इसलिए आपका जो यह टॉपिक है इस टॉपिक से सारे जितने क्वेश्चन आज तक एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं यह एग्जाम के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन आपको सेट वाइज प्रोवाइड कराते रहेंगे। देखिए हर सेट में आपको 20 क्वेश्चन कंप्लीट करवाते हैं, क्योंकि बच्चे काफ़ी बोर होने लगते हैं जब काफ़ी लंबी वीडियो बन जाती है। यही कारण है कि आप लोग को हम हर सेट में 20 क्वेश्चन बताते हैं, वो भी बहुत ही डिटेल से, बहुत ही डीपली। आई होप यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप पसंद आया है यह वीडियो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।